हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अंधेरे में कविता के चौथे भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके 5वें भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। एकाएक मुझे भान पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ। चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात तक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की? कौन सा इंगित? भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मूंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर, दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे। भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। इसके बाद अचानक जीवन का एक अंग एहसास मेरे मन मस्तिष्क में जाग उठा। ऐसा लगा जैसे पीछे से आकर के अचानक ही किसी अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। इससे मैं चौंक उठा और वह चौंकाहट मेरे सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में फैल गई। नहीं, वह एहसास कुछ और ही प्रकार का था। लगा कि जैसे ऊपर से अचानक गिरकर जीवन रूपी बरगद के प्रत्येक पत्ते पर, प्रत्येक भाव विचार पर बैठ गया हो। यह किस प्रकार का संकेत या इशारा था? क्या वह किसी का पत्र है? उसमें कौन सा संकेत अंतर्हित है? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। अतः संत्रस्त सा मैं दम साध कर भागने लगा और विचारों के कई मोड़ एक साथ ही काट गया। लगा कि जैसे किसी बंदूक में धाएं धाएं करती गोलियां छूट रही है। उनसे निकलने वाली आग के कारण मकानों पर मेरुआ प्रकाश सा छा गया। मैं अपने विचारों में निरंतर भागता हुआ और कई मोड़ काट गया। मुझे पृथ्वी आकाश सभी घूमते हुए से प्रतीत होने लगे। फिर सहसा मुझे किसी बंद मकान की पथरीली सीढ़ियां उस पार एकाएक दिखाई दे गई, जिन पर मैं अपना सिर पकड़कर चुपचाप बैठ गया। कवि यहाँ भाव परिवर्तन करने के लिए सशस्त्र क्रांति की ओर विचार स्तर पर संकेत करने वाला है, पर कवि को यह एहसास भी होता है कि यह विचार कार्य रूप में परिणत होने वाले नहीं है। बैठ जाने के बाद भी दिमाग में भावों और विचारों के अनवरत चक्कर दर चक्कर घूमने लगे। लगा कि जैसे विचार किसी गहरी भंवर में फंस उलझ कर रह गए हैं। उन बनती भंवरों के गोलाकार में मंडराता एक स्वप्न सा दिखने लगा। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक विस्तृत खो के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। मणि तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है जिन पर प्रबल प्रपात। एक प्राकृत जल वह आवेग भरा है, द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें। लहरों के तलमे से फूटती है किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती। खो की बेडौल भीते हैं झिलमिल, पाता हूँ निज को खो के भीतर। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर विभोर आंखों से देखता हूँ उनको। पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिफल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। भूमि की बाह्य रूप से दृश्य सतह के बहुत नीचे प्रकृति द्वारा विनिर्मित अंधियारी गुफाओं के एकांत में दूर दूर तक फैली खानों के अंधियारे तलों में वहां के अंधेरे को काटने वाले अनेक पत्थर चमकते हैं। वहां सक्रिय तेजविता से युक्त अनेक प्रकार की मणियां और रेडियो एक्टिविटी से
वे निर्मित होने वाले अनेक रत्न भी बिखरे हैं। उन पर प्रकाश का एक तेज झरना सा हमेशा झरता रहा करता है। उस झरने का प्राकृतिक प्रकाश जल अत्यधिक आवेग से पूरित है। उस जल की लहरें चमकीली मणियों में विद्वान अग्नि शिखाओं पर से फिसलती हुई हमेशा प्रवाहित रहा करती है। उन लहरों के गहरे तलों में छिपे रत्नों की रंगीन आभा को लेकर विविध किरणों हमेशा प्रस्फुटित रहा करती है। उससे उन खानों की भीतरी दीवारें भी स्वतः ही झलमला जाया करती है। मैं अपने आप को उसी खो या खान के भीतर अनुभव करता हूँ। वहाँ की चमकीली शोभा को मैं अपने ललचाए नेत्रों से देखता हूँ। तेज की सक्रियता से युक्त मणियों को उठाकर हाथों में लेकर देखता हूँ और आंखें विभोर होकर रह जाती है। तब मुझे अचानक ऐसा एहसास होता है कि तेजस्विता या प्रकाश से घिरे ये सब रत्न वही नहीं हैं, बल्कि मैंने जीवन में जो अनेक विध अनुभव प्राप्त किए हैं, वेदनाएं झेली हैं और विवेक सम्मत ढंग से जीवन सत्यों के अनेक विध अनुभव प्राप्त किए हैं, वे जीवन सत्यों के अनेक विध निष्कर्ष निकाले हैं, वही सब यहाँ इन मणियों रत्नों के रूप में खड़े हुए हैं। वे लाल मणियों जैसे मेरे क्रांतिकारी विचारों की लालिमा की प्रतीक है, जो मेरे प्राणों के जल निर्झर में हमेशा घुलती मिलती रहती है। इस एकांत में उनकी किरणों की हलचल गीली होकर रह गई है, अर्थात मेरी एकांत चेतना के एकांत भाव अकेले में कुछ भी कर पाने में असमर्थ न होकर जैसे बोझिल सा बनकर रह गए हैं। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहा वास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खो में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर, यह ना समय है, जूझना ही तय है। धरती के गर्भ से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के मणि रत्नों को व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए छिपा लेता है, जबकि वैचारिक रत्नों की भी स्वार्थी व्यक्ति उपेक्षा कर देते हैं, उन्हें अंतःलोक की अंध गुफाओं में धकेल देते हैं। मानवता के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा करने पर पश्चाताप का भाव व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि हाय, दुख और खेद का विषय है कि मैंने उन विचारों, उन रत्नों को जानबूझकर गुफाओं में वास करने के लिए, अर्थात आम मानवता से ओझल रहने के लिए विवश कर दिया। उस सब से लोक का क्षेत्र लाभान्वित हो सकता था, पर मैंने अपनी स्वार्थपरायणता और हठ धर्मिता से लोक जीवन को, जनोपयोग को वंचित एवं निषिद्ध बना दिया। उन्हें गुफाओं के अंधकार में डालकर बंद कर दिया। उनके प्रति खतरनाक होने की धारणा व्यक्त की जाती थी। खैर, अब इस प्रकार की आलोचनाएं करने का यह उचित अवसर नहीं है। अब तो सब छोड़, सब भुलाकर जूझना अर्थात संघर्ष करने का ही निश्चय है।